खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नीमराना जापानी जोन में भिड़े छात्र और एक की गई जान। रेफरल यूनिवर्सिटी में हुई घटना। देवली के निर्दलीय नरेश मीणा के थप्पड़ की अलवर में जारी है गूंज। रिहाई की मांग को लेकर मीणा समाज ने सौंपा ज्ञापन। अलवर प्याज मंडी में किसानों के लिए सुविधाओं का बना टोटा। बम्पर आवक के चलते लग रहा है जमावड़ा। और ईटराना कैंपस के टॉयलेट में 9 माह का मृत नवजात शिशु मिलने से फैली सनसनी। MIA पुलिस ने शुरू की जांच। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। नीमराना में छात्र गुटों के झगड़े में एक विद्यार्थी की जान चली गई। यहां जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित रेफल्स यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि इस दौरान हरियाणा के एक छात्र द्वारा पेचकस से हमले में जाट बहरोड निवासी नितेश महलावत गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह D फार्मा के अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। घटना के बाद आरोपी छात्र अपने साथियों सहित मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार नितेश का बावल हरियाणा के निवासी छात्र आशीष के साथ यूनिवर्सिटी की पार्किंग में झगड़ा हो गया था। उधर मृतक के परिजन और ग्रामीणों में रोष व्याप्त होने पर वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर धरने पर बैठ गए। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी महेंद्र सिंह की समझाइश पर परिजन एवं ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि नितेश के अलावा ग्राम मुंडनवाड़ा निवासी B फार्मा के छात्र हिमांशु को भी चोट आई है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना की हैं। के सामने आया है कि 2 पक्ष थे जिनका पूर्व से कोई विवाद था। उस बात को लेकर आज सुबह ही कोई 7-8 लड़के थे, और भी हो सकता है लड़के इन्वॉल्व हों। उन्होंने मिलकर और मृतक और उसके दोस्त पर हमला कर दिया था। और उसके बाद में जो नाम हमारे सामने आए हैं उसको लेके हमने टीमें गठित करके, और लगभग 3 टीमें हमारी अभी जो भी नाम सामने आए उनके पीछे है। जल्दी डिटेल पहचान किस नाम में हुई है या विद्यार्थी था? मृतक जो था वो जाट बहरोड का रहने वाला है और वो एक स्टूडेंट रहा है यहाँ का। लास्ट ईयर अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, लास्ट ईयर वो यहाँ से पास आउट था और किसी कारण से वो यहाँ पे किसी काम से वो अपने दोस्त के साथ, जो उसका जो साथी था वो प्रेजेंट स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी का, उसके साथ वो यहाँ आया था। और पुरानी किसी रंजिश को लेकर, रंजिश का क्या कारण है, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो हमारे साथ ही है। हम उसको सांत्वना देके सारी वस्तु स्थिति का पता कर रहे हैं और उस हिसाब से हम आगे एक्शन लेंगे। छात्र थे या प्राइमर फेसी यही सामने आया, जो हमारे पास 3-4 नाम सामने आए हैं अभी, वो इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और इनका किस बात को लेके इनकी रंजिश थी, क्या विवाद था, पहले भी इनकी कोई ऐसी लड़ाई या झगड़े की सूचना आई थी या नहीं आई थी, अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन से हमने मालूमात की है तो पुराना ऐसा कोई इनका विवाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं आया है। फिर भी हम अपने लेवल से वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ के जो भी कैंपस के अंदर फुटेजेस हैं उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। देवली उनियारा के समरावता में हुए थप्पड़ कांड के बाद आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में अलवर का मीणा समाज भी आ गया है। मंगलवार को जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर नरेश मीणा की रिहाई एवं पुलिस के रवैये पर संबंधित कार्मिकों सहित SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने आरोप लगाया कि यदि SDM जबरदस्ती वोट नहीं डलवाते तो नरेश मीणा द्वारा उन्हें थप्पड़ मारने की नौबत नहीं आती। उन्होंने इस मामले में ग्रामीणों से मारपीट सहित लोगों के घर तोड़े एवं जलाए जाने के आरोप भी लगाए। देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कमांड एंड कंट्रोल धीमा था, इसकी वजह से जो कार्रवाई हुई है इस वजह से हुआ है। ना तो कोई नरेश की गलती है, ना पब्लिक गलती है, ना जो पीछे अब ये बाकी जवान खड़े हैं इनके ऊपर कमांडर खड़ा है। कमांड एंड कंट्रोल ये जो है
दूसरी बात, जाति 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 से कोई लेना नहीं है इसमें। जाट, गुर्जर, ठाकर, मीणा, हर कौम एक हो चुकी है और सारा इसमें कोई जाति की लड़ाई नहीं है कि आप सोच रहे हो मीणा की लड़ाई है, सभी समाज की लड़ाई है यार। क्योंकि ये जो राजनीति चल रही है किसी एक की नहीं है, एक मीणा की वजह से वो नहीं जीत रहा है, सबके साथ ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे बाहर का नहीं है, विदेश का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, वो हमारे यही का है। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा ताऊ हमारे परिवार से गए हैं और उसने गांव में जाकर के जो इस तरह के हालात बनाए, 6 महीने की बच्ची को नहीं बख्शा, उसको भी थप्पड़ मारो, बता रही थी उसकी माँ, बूढ़ी अम्मा को माई राम राम कहते, उनको भी नहीं बख्शा। क्या ये इनको प्लान बनाए गए, कोई जल्लाद इससे इकट्ठे किए, ये क्या चक्कर है, ऐसे रूप क्यों बनाए इन्हें? जो पूरा मामला इतना उग्र हुआ उसका किसको जिम्मेदार मानते हो आप? इसका जो मेरा कमांड कंट्रोल का, उनका जो कमांडर है वहाँ का, जो प्रशासन है, उनकी कमजोरी रही है। अगर वाइट टाइम जिसने गलती करी है, अब मैं गलती करता हूँ तो फट मुझे पकड़ गए, अब बंद कर जाना चाहिए इनको, ना कि पब्लिक तुम आ जाओ अभी हम तुम्हारा वेट करेंगे, जब तुम दोबारा हमको मारना जब तुमको बंद करेंगे। अभी क्या मांग को लेके आए हो? मांग यही है, एक तो जो हमारे जो गांव के जो लोगों घर जलाए हैं, मोटरसाइकिल जलाई है, उनकी लापरवाही जली है, चाहे पुलिस ने जलाई है, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, उनका मुआवजा देना चाहिए। और जो गरीब है, जो घर उजाड़ा है, उनका घरवास दोबारा बनना चाहिए। और जो न्याय की रूपी एक्चुअली सीबीआई की जरूरत है, जांच होनी चाहिए ताकि दोषी को दोषी मिले, निर्दोष को बरी के। जो बहुत से लड़के जो यंग तैयारी कर रहे हैं, अपने आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी केस लगा दिया, ये कहाँ की न्याय है? अब गलती एक ने मैंने करी है, कोई जरूरी नहीं। अब सुनो, अब ये साहब लोग खड़े हमारे, अगर ये मैं इनसे गलती कर देता हूँ तो मेरे को करना चाहिए, ना कि सबको गाँव वालों को जाकर। उधर अलवर शहर मीणा समाज के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि नरेश मीणा के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने महिलाओं पर दबाव बनाकर गलत तरीके से वोटिंग करवाई थी। वहीं इसके बाद देर रात पुलिस ने वहां उपस्थित ग्रामीणों के साथ बर्बरता दिखाई। इसके अलावा बेकसूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, अभी यहाँ पे मीडिया में सब में बहुत जोर शोर से पूरे राजस्थान में आ रहा है, नरेश जी के जो साथ हुआ है वो बिल्कुल अन्याय हुआ है। जब पूरा गांव ही एक साथ वो जाके उसका बहिष्कार रहा वोटों का, तो उनका एडीएम साहब का एक गलती थी कि उन्होंने वो 3 आदमियों को जबरदस्ती उनसे वोटिंग डलाई, इसलिए सारा विवाद एडीएम साहब की वजह से भड़का है और उसकी जिम्मेवार एडीएम साहब है, न कि नरेश। सेकंड ये है कि जो पुलिस ने बर्बरता वहाँ की है, गांव में जाके गरीब आदमियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मारा है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंका, लेकिन ये सरासर गलत है। कल मैंने करोड़ी लाल जी का एक भाषण सुन रहा था, वो खुद वहां गए, उन्होंने मौके पे जाके ये देखा है कि वहां न तो पत्थर है न कोई वो है, तो पत्थर फेंकने के बाद भी गलत हो गई। जो नरेश के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सारा समाज, बल्कि अन्य सारे समाज मिलकर नरेश के साथ है और आगे चल के हम इसको लंबी लड़ाई लड़ेंगे। नरेश मीणा रिहा भी हुआ, अगर उसके खिलाफ को लंबी कार्रवाई चलेगी तो आपकी क्या आगे मांग रखी है? अभी उनको 14 दिन के लिए भेजा है। 14 दिन में हम हमारी पूरी राजनीतिक जो है हमारी रणनीति तैयार कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, अदर समाज से भी हमारी बातें चल रही हैं और अगर रिहा नहीं किया तो पूरा समाज मिलके पूरे माहौल को एक पूरे राजस्थान लेवल पे इसको हम उठाएंगे। देवली में जो मारपीट हुई, गाड़ी जली, घर टूटे, उसको किसका जिम्मेदार मानते हो आप? जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन ने अपनी गाड़ी को, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी जलाऊंगा, अपनी गाड़ी को मैं थोड़ी जलाऊंगा। कुछ असामाजिक तत्व उन्होंने भेजे होंगे अपोजिशन वालों ने, जिन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी, नरेश का नाम लगा दिया, जनता का नाम लगा दिया। मैं मेरी गाड़ी थोड़ी जलाऊंगा। अपोजिट पार्टी किसको मानते हो आप? अपोजिशन पार्टी वही है जो प्रशासन उनके साथ है। नाम बताओ। नाम का क्या ले उसमें? पार्टी का नाम बताओ। नहीं, नहीं, यही हो गया ना, जैसे पुलिस प्रशासन है, जो बीजेपी कलेक्टर है, प्रशासन है, वो पूरा जिम्मेवार है इसका। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व सोमवार को मीणा बाहुल्य राजगढ़ में भी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। और वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने उपचुनाव के दौरान टोंक जिले में पत्रकार और कैमरा पर्सन के साथ मारपीट को निंदनीय बताया है। साथ ही कहा कि देवली उनियारा क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारना उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे में इस प्रत्याशी के भविष्य में चुनाव लड़ने पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।
सर टोंक उनियारा में जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जिस तरह से एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा और उसके बाद कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, कैमरे तोड़े, लहूलुहान किया, घायल किया, तो ये हालात है। क्या कहना चाहेंगे आप श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष हैं? टोंक उनियारा में जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है। क्योंकि मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो इस दौरान जो वहाँ के समर्थक कहो या आम पब्लिक कहो, जिन्होंने जिस तरह कवरेज करने के दौरान पीटीआई के पत्रकार के साथ जो मारपीट की, कैमरामैन के साथ मारपीट की, कैमरों को तोड़ दिया, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही ये प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह जो कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमले होते हैं, उन हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई कर ऐसी नज़ीर पेश किया जाए कि जो मीडिया कर्मी है, जो फील्ड में रहते हैं, उन पर इस तरह के हमले ना हो और इन जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक कानून बनाया जाए, जिस कानून के तहत ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। सर मेरा सवाल ये कि राजस्थान पत्रकार जो सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है, तो आपको लगता है कि पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं, पत्रकार विपरीत स्थितियों में फील्ड में जाते हैं और भीड़ भाड़ में कई बार आंदोलनों के बीच में कवरेज करते हैं, उस पर हमले होते हैं, तो पत्रकारों के हित में कानून बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल, पत्रकार सुरक्षा परिषद को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए। सरकार की तरह पत्रकार भी 24 घंटे काम करता है और जो तनावग्रस्त क्षेत्र कहें या कोई दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र कहें या कहीं भी कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थितियां होती हैं, जहां पर पुलिस जाती है वहां प्रेस वाले भी जाते हैं, कवरेज करने के लिए भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि पत्रकार अपनी काम कर सके और बिना किसी डरे हुए निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। सर नेताओं द्वारा अधिकारियों को थप्पड़ मारना, जैसा कि इस प्रकरण में देखा गया, निर्वाचन विभाग के जो कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, एसडीएम इस तरह के अधिकारियों को मारपीट होती है, अब तो लगता है कि राजनीतिक गिरावट है और लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जाती है। बिल्कुल, लोकतंत्र में झगड़े का और मारपीट करने का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में अलग अलग कानून बने हुए हैं, कानून की प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, उन नियम के हिसाब से काम किया जाना चाहिए। इस तरह अगर हाथापाई करेंगे, मारपीट करेंगे तो अराजकता फैलती है, समाज में गलत संदेश जाता है। तो इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इसमें सख्त कदम उठाया जाना चाहिए और नेताओं पर भी इस तरह की पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि जो नेता मारपीट या झगड़ा करने पर उतारू होता है, अग्रेसिव होता है, उनको चुनाव न लड़ने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए और ऐसे नेताओं का आमजन को भी बहिष्कार करना चाहिए। लाल सोना कही जाने वाली अलवर की प्याज का जायका प्रसिद्ध है, लेकिन स्थानीय मंडी में प्याज लेकर आ रहे किसानों को सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस बार बम्पर पैदावार होने से रोजाना अलवर प्याज मंडी में 70 से 80 हजार कट्टे आ रहे हैं। ऐसे में मंडी की व्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। वहीं किसानों को 48 घंटे तक अपनी प्याज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। काश्तकार जसराम गुर्जर के अनुसार सरकार इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में भोजन देने की बात कहती है, लेकिन ना तो यहाँ कोई रसोई नजर आती है और ना ही मंडी समिति की ओर से इंतजाम है। वहीं कुछ किसानों का आरोप है कि रिटेलर महंगे दामों में अपनी प्याज बेचते हैं, लेकिन उत्पादकों से आधे दामों में प्याज खरीदी जाती है। और यहाँ पे क्या परेशानी है? गांव से आए साहब, हम डेलावास से। परेशानी यही है कि यहाँ पर न तो कोई खाने पीने की व्यवस्था किसान के लिए, अगर जब बैठ के कई तरीके से रोटी खा सके। यहाँ सरकार ये बोलती है कि हम इंदिरा रसोई में 8 रुपए में थाली देंगे, भोजन खिलाएंगे भरपेट। यहाँ कहाँ है व्यवस्था, बताए हमको सरकार। प्याज रात को जमींदार लेके आ रहा है, कल रात का बैठा है, रात को 12 बजे तुलाई होगी ना प्याज में। पानी की व्यवस्था नहीं, कोई पानी पीने का नहीं है यहाँ पे कहीं भी। यहाँ पे ना कोई शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे सही तरीके से, पार्किंग वगैरह की पार्किंग कुछ नहीं है। चाहे जहाँ अपने व्हीकलों को खड़ा करो, चाहे जहाँ कोई चोरता है तो चोरो, स्वयं की जिम्मेदारी, कोई व्यवस्था नहीं। कब आए थे आप यहाँ पे? हम रात के आए हुए हैं यहाँ पे। रात को कितनी देर वेटिंग करनी पड़ी गेट पे घुसने के लिए? क्या परेशानी? गेट पे लग गया था कम से कम 1.5 घंटा।
जाम लग गया। जाम लग गया। ऐसा है अभी यहाँ पे क्या भाव ले रहे हैं आपकी प्याज? भाव जा रही है यहाँ पे 1300 रुपये मण है, 1200 रुपये मण। और रिटेल वाले क्या दे रहे हैं? रिटेल वाले तो बाहर दे रहे हैं 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो मतलब किसान को नहीं मिल पा रहा वो? 80 रुपए किलो बिक्री है प्याज बाहर। जमींदार की यहाँ बिक्री है 30 रुपए किलो। तो रिटेल वाले इसका फायदा उठा रहे हैं? मोटा फायदा उठा रहे हैं। तो इस बारे में आपने कोई शिकायत वगैरह की व्यापारियों से, आड़तियों से? शिकायत यहाँ किससे करें, व्यापारी सब एकता कर लेते हैं, किसानों में एकता है नहीं। ये है ना बात। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो किसानों की आवाज़ को आप सुन रहे हो और जन जन तक पहुंचा रहे हो। सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्याज लेकर के यहाँ करीबन 10 बजे आए तो यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 बजे रेलवे स्टेशन पे जा कर के रात को पानी पिया, न कोई ठहरने की व्यवस्था है और कोई भी किसान को कोऑपरेट यहाँ नहीं करता है। न किसान की फसलों प्याज हो उसके लिए कोई ऊपर छाया है जिसमें अगर बरसात आए तो भीग जाए। प्रशासन की तरफ से नहीं है। हाँ, मंडी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी रिलीफ नहीं है किसानों को, भाई ठहर जाए या पानी पी ले, कुछ रेस्ट कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाए, मौसम खराब हो रहा है तो खुले में बेचने। हाँ, ये तो सब भीगेंगे। नहीं तो किसानों के लिए फड़ बना रखे हैं। नहीं, फड़ में तो जगह जगह कब्जा कर रखे हैं, उन्होंने अपने अपने माल रख रखे हैं जैसे आराम, खाली नहीं करवाया। हाँ, खाली नहीं है। उधर पल्लेदारों का आरोप है कि किसान एक कट्टे में 45 से 50 किलो तक की प्याज भरकर ला सकते हैं, लेकिन इसके बजाय 60 से 65 किलो तक प्याज बड़े कट्टों में आ रही है। पल्लेदार वीरू यादव के अनुसार इसके बावजूद पल्लेदारी शुल्क वही मिल रहा है। 60 किलो 64 किलो के कट्टा, 65 किलो 70 किलो के भी लाता है। हम लोग का वजन देखिए 50 केजी नहीं भी, यहाँ 40 केजी के जो है जो कट्टा आना चाहिए। अच्छा, हमारी ये 60 किलो 65 किलो के कट्टा लगता है। मजदूरी हमको उतना ही मिलता है। कितना मजदूरी मिलता है? 7 रुपये। 7 रुपये एक कट्टे पे? हाँ जी। तो वजन कम होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए? ना, वजन कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 केजी। बढ़ के आ रहा है? भर के मैंने 50 केजी 40 किलो भी आ रहा है। कहाँ 40 किलो, 1-2 कट्टा तो बस आपका 40 किलो है। 5 मान के चलो 5-6 किसान लाया 40 किलो तो और 10 किसान वैसा ही जगह 55 हो गया तो क्या हो गया उसमें यार। दुखता ना है, वजन बढ़ता ना है। उधर एक खुदरा विक्रेता संतोष ने बताया कि प्याज के थोक दामों में 1 महीने में गिरावट आई है। उन्होंने माना कि अधिक भाव में रिटेलर को प्याज नहीं बेचनी चाहिए। 100 का 2.5 किलो 40 के 1 किलो है, 40 के 1 किलो 100 का 2.5 किलो प्याज। और छोटा 100 का 4 किलो। अच्छा, तो कितने दिन से भाव बढ़े हैं घटे हैं? अभी बढ़ा है, अभी है घट गया। अब कितना पहले भाव 100 का 1.5 किलो था, पहले 100 का 1.5 किलो था। हाँ जी। तो ये थोक में तो कम में बेच रहे हैं, ये रिटेल में ज्यादा कैसे बिक रहा है? ये थोक में भी यही भाव जा रहा है, थोक में भी एक भाव जा रहा है। अच्छा, तो आप यही भाव बेच रहे हो, कब से बेच रहे हो? 1 महीने से। 3 महीने से? 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ जी। 100 का 2.5 किलो? हाँ। 40 रुपए किलो? हाँ जी। वहीं मंडी व्यापारी और समिति पदाधिकारी सौरभ कालरा का कहना है कि प्याज के व्यस्त सीजन में 70 से 80 हजार कट्टे प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके भाव 1100 रुपए से लेकर 1450 रुपए मन बने हुए हैं। अलवर की प्याज पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल के अलावा नेपाल और बांग्लादेश तक भेजी जाती है। किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर और मंडी सचिव प्रतिदिन मंडी का भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा समस्याओं के निदान का प्रयास जारी है। मंडी में लगातार प्याज आ रही है, क्या स्थिति है? आप देखिए, प्याज का पीक सीजन है और पीक सीजन जब होता है तो प्याज तो भरपूर आएगी और जब प्याज अलवर मंडी में आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अलवर के जो बाजार हैं वो खुशहाल होंगे, क्योंकि किसान इतना दिलेर होता है, जब उसके पास पैसा आता है तो खर्च करता है और जब खर्च करता है तो बाजारों में पैसा आएगा, अलवर में समृद्धि बढ़ेगी। अलवर के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से ये प्याज बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन यहाँ पर 70,000 80,000 कट्टों की आवक हो रही है। इसी के साथ साथ जो खैरतल मंडी हमारे पास में लगती है, इधर मालाखेड़ा मंडी लग रही है, उनमें भी बहुतायत में प्याज की जो है आवक है। आज भी आप देख रहे हैं कि लाल प्याज से पूरी मंडी अटी हुई है, वाहनों की लगातार जाम है और आज जो बाजार हैं वो खुले हैं 1100 रुपये मण से लेकर 1450 रुपये मण। कोई एक्स्ट्रा डॉलर VIP जो माल है वो 1500 रुपये मण खुले हैं। ये प्याज के खुदरा भाव है जिनपे आड़तियों द्वारा आड़त और ली जाती है। उसके बाद रिटेल के भाव जो है वो रिटेलर अपने हिसाब से तय करता है। लोकल के अलावा कहाँ से आ रही है प्याज? ये अलवर के जो 80 किलोमीटर का जो परिधि है उसी की ही ये प्याज है और जो प्याज यहाँ पर आ रही है वो भारत के विभिन्न प्रांतों के अंदर यहाँ से जा रही है, जिसमें मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
इधर बिहार, झारखंड और विदेशों में भी। विदेशों की अगर हम बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश के अंदर प्याज जो है फुल एक्सपोर्ट हो रहा है। बांग्लादेश में ट्रेन से जाने की बात थी, अभी उसमें क्या चल रहा है? अभी हमारी जो है रेल मंत्रालय से वार्ता चल रही है, अभी तक हमको ट्रेन अलॉट हुई नहीं है। जब तक नहीं होती है तब तक हम जो है ट्रकों के माध्यम से ही यहाँ से प्याज। किसानों का कहना है कि भाई व्यवस्थाएं नहीं है मंडी प्रशासन की ओर से, न पानी की, न रहने की, न पार्किंग की। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी। इस बार प्याज का जो रकबा है वो बढ़ा है और प्याज की पैदावार भी बढ़ी है। पूर्व जो हमारे द्वारा मूल्यांकन आकलन किया गया था उसके हिसाब से हमने समुचित व्यवस्थाएं की थी, लेकिन प्याज बहुत जल्दी इतने पैमाने पर आ गई, इस वजह से व्यवस्थाओं में जो है थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। इस बारे में हमारी कल भी मंडी प्रशासन से जो है वार्ता हुई है और आज भी स्वयं डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरी साहब दोनों ही यहाँ पर राउंड पे है पूरे स्टाफ के साथ, और जो ग्राउंड पे रहकर अपनी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। और आने वाले जो दिन होंगे वो किसानों के लिए लाभप्रद होंगे और एक व्यवस्थित माहौल देने की हम कोशिश करेंगे। एक कट्टे में कितनी प्याज होनी चाहिए? एक कट्टा जो है वो 45 से 50 किलो भर्ती का होता है, 42 किलो भी होता है, 45 भी होता है, 50 किलो भर्ती भी होता है। कुछ पन्नेदारों का कहना है कि 60 किलो भी आ रही है, 65 भी हमको वो कोई जैसे कोई बारदाना कोई 60 किलो का किसान भर के ले आता है तो वो तो अमूमन कोई 50 लाट में से कोई 1 लाट होता है, लेकिन अमूमन जो प्याज होती है वो 45-50 किलो के बारदाने में ही होती है। इसमें कोई किस्म भी है क्या अलग अलग? नहीं, किस्म तो वही अपनी लाल प्याज है, सर्दी की प्याज है, नमी वाली प्याज है, और अलवर की प्याज का जायका जो है वो विदेशों तक माना जाता है, इसलिए इसकी मांग भी विशेष रूप से है। गीली प्याज है या सूखी प्याज है, और दामों में क्या ऊपर नीचे होता है? देखिए मौसम बिल्कुल खुला हुआ है अब तक, इसीलिए यहाँ की प्याज जो है वो लंबी दूरी तय कर पा रही है। जब प्याज सूखी होती है तो वो लंबे प्रदेशों तक जाती है, और जब जैसे आगे आने वाला समय जो सर्दी का रहेगा, कोहरा पड़ेगा, तो प्याज में थोड़ी नमी आएगी, नमी के कारण ज्यादा दूरी ये तय नहीं कर पाएगी, तब आसपास के प्रांतों में इस प्याज को भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति देखें तो पिछले जो दिन है वो भी मौसम खुले थे और अब भी मौसम खुला है, तो प्याज पूरी सूखी आ रही है। कुछ किसान कच्ची पक्की प्याज लेके आ रहे हैं जिससे उनकी जो दाम है वो कम लग रहे हैं, नहीं तो सूखी प्याजों के बाजार जो है वो अच्छे। रिटेलर जो है ज्यादा दे रहे हैं, वैसी शिकायत है? देखिए वो रिटेलरों की वो है मनमानी कहें इसको, क्योंकि प्याज जो है इस मंडी में जो थोक भाव में बिक रहे हैं, रिटेलर उसमें अपना मार्जिन लगा के बेचता है। अब वो मार्जिन किस हिसाब से तय करता है वो प्रशासन उसको तय। कुल मिलाकर प्याज के खरीद बेचान से मंडी समिति को पर्याप्त शुल्क मिलने के बावजूद इन प्याज उत्पादक किसानों के लिए सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। अलवर शहर के ईटराना कैंपस के टॉयलेट में 9 माह का मृत नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर उद्योगनगर थाना पुलिस पहुंची। ASI हरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे यह सूचना मिली थी। नवजात शिशु करीब 9 माह का है। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवाने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दिनांक 19/11/2024 को सूचना मिली कि ईटराना कैंपस में एक नवजात शिशु की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर ईटराना कैंपस आए, नवजात शिशु की डेड बॉडी को आर्मी स्टाफ की मदद से लेकर GH अलवर आए, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कितने माह की है? करीब 8-9 माह की छुट्टी होती है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। कैंपस के अंदर टॉयलेट में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत अलवर जिले में इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन 29 नवंबर को होगा। यह आयोजन राजगढ़ रोड स्थित तानिया रिजॉर्ट में किया जाना प्रस्तावित है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि अलवर के लिए जिले और राज्य स्तर पर 167 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 7,638 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। वहीं 18,315 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। इन्वेस्टर मीट के तहत ऑटो कंपोनेंट की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही जिले के प्रमुख उद्योगों से प्रदर्शनी लगाने की सहमति ले ली गई है। इसके अलावा विभिन्न कलात्मक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा टूरिस्ट क्षेत्र में भी बड़ा निवेश होने की संभावना है। उन्होंने जानकारी दी कि इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान समिट होनी है, कब होगी, कितना इन्वेस्ट होगा, कितने MOU, क्या जानकारी है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो स्टेट लेवल पे होना है 9 से 11 दिसंबर को, उसी क्रम में प्रत्येक ज़िले में राइजिंग राजस्थान के जो इवेंट के क्रम में इन्वेस्टर मीट होनी है। तो अलवर ज़िले में इन्वेस्टर मीट 29 नवंबर को रखी गई है
और अब तक हमको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर 167 लोगों के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 7638.39 करोड़ का निवेश होगा और संभावित एम्प्लॉयमेंट 18,315 रहेगा। इसमें जो हमको निवेश प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर टूरिज्म सेक्टर का है, 33 है, और फूड प्रोसेसिंग, मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, ये सेक्टरों के प्रमुख रूप से हमको निवेश प्राप्त हुए हैं। और इस इवेंट में जो चीफ गेस्ट होंगे माननीय भूपेंद्र यादव जी होंगे और स्पेशल गेस्ट संजय शर्मा जी होंगे, और इसमें सभी पूरा प्रशासन रहेगा, सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे। एग्जीबिशन लगाई जाएगी जिसमें जिले के प्रमुख उत्पाद एवं स्वयं सहायता समूह और आर्टिजनों के प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें स्पेशल आकर्षण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने ऑटो कंपोनेंट्स को चुना है, तो उसकी का भी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। तो ये हमारा 29 तारीख को जो नवंबर को प्रोग्राम होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी अपना निवेश करना चाहता है इंडस्ट्री सेक्टर में, तो वो हमारे साथ MOU कर सकता है। सर, इस समिट के बाद औद्योगिक विकास को कितनी गति मिलेगी? इस समिट के बाद अलवर में जो बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे रोड निकला है, उससे दिल्ली के यहाँ के स्थानीय लोग टूरिज्म सेक्टर की बहुत ज़्यादा संभावना है और अलवर टूरिज्म हब बनेगा। सर, रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने बढ़ेंगे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो करीब मैं मानता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बोला है कि 18,315 लोगों को रोजगार दिया जाना प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित है। अप्रत्यक्ष रूप से इसमें 40 से 50 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, ये समिट जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी? ये जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिले के लोगों की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जिले के लोगों का इवन यहाँ जो बड़े सेक्टर में, एक प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज के प्रपोजल भी हमको मिला है, एक यूनिवर्सिटी का भी मिला है, और हेवल्स, मैट्सो, लॉर्ड क्लरो और महेश एडिबल, ये बड़े जो लार्ज स्केल की यूनिट है, ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ आने वाले टाइम में उद्योगों और व्यापार को इस समिट से बढ़ावा मिलेगा। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर पिछले साल अप्रैल माह में परिवादी देसूला के आकाश वर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। सूर्यनगर शिक्षक कॉलोनी से उसकी बाइक चोरी हो गई थी। इस मामले में पूर्व पुलिस ने एक आरोपी आबिद खान को पकड़ चुकी है। वहीं अब मुखबिर की सूचना के अनुसार रायबका के रहने वाले अफसर खान को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 4/4/23 को आकाश वर्मा में मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें एक मुलजिम पूर्व से ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब दूसरा मुलजिम, जिसका नाम अफसर सनाव अहमद खान, जाति बेग, निवासी रायबका, थाना एनएबी, हाल उमटकी, थाना नगीना, हरियाणा, को हाईवे बाय रोड से दस्तयाब कर लाए हैं। इसे मोटरसाइकिल चोरी में गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मोटरसाइकिल बरामद पूर्व में ही वक्त घटना की 1000 रुपये न्यायालय पेश किया जाएगा। आज न्यायालय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मंगलवार को मनाई गई। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि भारत रत्न एवं आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती पर अंबेडकर नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को हुआ था।
उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी वानर सेना बनाई और सेनानियों के साथ काम किया। वर्ष 1959 में ही उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद अपने लंबे राजनीतिक सफर में वे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंची। वहीं उनके कार्यकाल में विश्व स्तर पर भारत की अलग भी छवि थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और भारत की लौह महिला रही। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा या कांग्रेस के नवनिर्मित भवन पर मनाई गई है। सभी कांग्रेस जन, वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी पदाधिकारी सबने इसमें भाग लिया है। इंदिरा जी वो महिला थी जो हमारे विरोधी दल बोलते हैं कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। उन लोगों ने हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ किया नहीं और इंदिरा जी की होड़ करने चले। इंदिरा जी वो महिला थी जिन्होंने इस विश्व का भूगोल बदल दिया। पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी जिनके सामने रोज हमारी विदेश की सीमाओं पर विदेशी घुस रहे हैं, चीन उसके अंदर तक, पाकिस्तान रोज नए नए उत्पाद करता है और वो पाकिस्तान का, चीन का बार बार नहीं कर पाए। वो कहते सब प्रधानमंत्री जी मजबूत है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि इंदिरा जी से कुछ सीख ले, उनकी वोट करने आप चले हैं। और इस मौके पर मैं समस्त कांग्रेस जनों से एक अनुरोध करता हूं, जिस तरीके से इंदिरा जी अंत्योदय चाहती थी, पिछली पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे लाना चाहती थी, देश में भाईचारा कायम रखकर सभी को समान रूप से बराबरी का दर्जा दिलाना चाहती थी, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इंदिरा जी के पद चिन्हों पर अपन लोग चले, तभी इस देश का, कांग्रेस का उद्धार होगा। सभी कांग्रेस जन पधारे, उनका बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। 71 की जो वार थी, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के ऊपर एक स्वतंत्र अपना राज करना चाहता था, उस समय भी इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा पावरफुल युद्धक हमला किया और भारत की जीत हुई और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित किया। तो ऐसी ही नीति के अंदर, जब इंटरनल की बात करते, देश के अंदर की नीति भी बात है, ऐसी योजनाएं बनाना, महिलाओं के प्रति उसका खास कर फोकस रहता था। महिलाओं को किस प्रकार से उद्धार किया जाए, जैसे कि महिलाओं को अंत्योदय से लाइन में उठा करके बड़ी शक्ति देना, आत्मनिर्भर बना, जैसे बड़ी अच्छा लोन उनको कम रेट में दिला करके महिला को आत्मनिर्भर को विकसित बनाना, एक उद्योग लगाने के लिए ऐसी ऐसी बड़ी नीतियां रही हैं। और आज मैं समझता हूँ ऐसी महिला को देश के पूरी विपक्ष हो, पक्ष हो, पूरी देश की जनता याद करती है और हम सभी उनको ऐसे मौके पर कभी भुला नहीं सकेंगे और उसके आचरणों पर चलने की कांग्रेस कोशिश भी कर रही है और करती भी रहेगी। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी कांग्रेस के लीडर कांग्रेस कार्यालय अम्बेडकर के ऊपर श्रद्धा सुमन किया है। 9 दिन बाद भी लावारिस शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है। अरावली विहार थाने के एएसआई इशराक ने बताया कि अलवर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली थी। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं तलाश करने के बावजूद परिजनों का पता नहीं लगने पर मंगलवार को शव के पोस्टमार्टम के साथ ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस व्यक्ति की किसी बीमारी के कारण मौत की संभावना है। दिनांक 11/11/2024 को एक अज्ञात व्यक्ति जो कि ज्योतिराव फुले सर्किल से 108 एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवाया गया था, परंतु शिनाख्त नहीं हो पाई। आज उस अज्ञात पुरुष की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अंतिम संस्कार कार्रवाई की जा रही है। कितनी उम्र लगभग थी? लगभग 40 साल उम्र है। अलवर में 14 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोक अदालत की तैयारियां जारी हैं। प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चौथी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाता है। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत
का आयोजन किया जाएगा। और इन लोक अदालत में जैसा कि विदित है, जितने भी पेंडिंग मैटर्स और प्री लिटिगेशंस के मैटर है, जिनमें आपसी राजीनामा और समझौता से सुलह होकर के और ऐसे मैटर है, उनको निस्तारण किया जाता है। पक्षकारान के बीच में वर्षों से लंबित विवाद, जिनमें आपस में राजीनामा हो जाता है, ऐसे बहुत से मैटर होते हैं जिनमें आपराधिक मामले जो राजीनामा योग्य होते हैं, सिविल प्रकृति के बाद बैंकों के ऋण संबंधी वाद और कॉमर्शियल डिस्प्यूट, फैमिली मैटर्स, एमएससीटी के क्लेम केसेस आदि बहुत से मैटर होते हैं, लेबर के भी मामले होते हैं। तो ऐसे सारे केसेज है वो इन लोक अदालत के माध्यम से, इनमें समझौता और सुलह के माध्यम से निस्तारण किया जाता है और लोक अदालत में ऐसे केसेज के निस्तारण होने पर अवार्ड पारित किया जाता है। और पक्षकारान की आपसी सहमति से जो अवार्ड पारित होता है वो उसको माननीय उच्च न्यायालय के अलावा कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो अवार्ड है वो पक्षकारान के मध्य सिविल केस के डिक्री की तरह लागू किया जाता है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला कुश्ती प्रतियोगिता में युवा अपना दमखम आजमा रहे हैं। पहलवान मलखान सिंह ने बताया कि प्रथम विजेता भरतपुर में होने वाली राज्य प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस टूर्नामेंट में 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के युवा भाग ले रहे हैं। वहीं प्रतियोगिता बजरंग दल की तरफ से आयोजित की जा रही है। ये सीनियर कुश्ती जिला कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है और जो पहलवान यहाँ सीनियर में फर्स्ट आएंगे, जो भरतपुर खेलने जाएंगे स्टेट, वजन वर्ग से हो रही है। कितनी उम्र के? इसमें 18 साल से ऊपर ये सीनियर में आता है। कब तक चलेगी? ये आज चलेगी पूरे दिन, फिर खत्म हो जाएगी। जो लड़के फर्स्ट आएंगे उनको भरतपुर सिलेक्शन होगा स्टेट के लिए। और वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण के खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के तहत मंगलवार को भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में परीक्षण हुआ। इस दौरान 9 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शारीरिक दक्षता सहित विभिन्न प्रकार के टेस्ट लिए गए। यहाँ मौजूद संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत सरकार द्वारा अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में बॉक्सिंग, कुश्ती, वॉलीबॉल और खो-खो के खिलाड़ियों के लिए यह टेस्ट लिए जा रहे हैं। कीर्ति कार्यक्रम जो खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि 2036 में होने वाले ओलंपिक गेमों के लिए अभी से तैयारी कर रही है भारत सरकार, जिसके लिए यहाँ पर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुश्ती, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और खो-खो आदि के बच्चे जो हैं उनका चयन प्रक्रिया चल रही है। ये बच्चे जिनका एबिलिटी टेस्ट चल रहा है, इनके 4 टेस्ट होने के बाद जो 2036 को ओलंपिक होंगे उसके लिए इनको अभी तैयार किया जा रहा है। उसके लिए अभी हमने इनका इंडोर टेस्ट लिया है, अभी इनका आउटडोर चल रहा है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन जो है गेम्स का, उसका ट्रायल होगा और इन सब को हम चयनित करेंगे। 18-19 को तो यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है और 20-21 को लॉर्ड्स इंटरनेशनल जो स्कूल है हरसोली खेड़तल, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों का ट्रायल किया जाएगा। सेवन राज गर्ल्स बटालियन कोटा द्वारा मंगलवार को दूसरे दिन भी यह सिलसिला चला। वहीं कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुधा केवी, सूबेदार जसवंत सिंह, जीसीआई लक्की हवलदार और गुरजत सिंह सहित एनसीसी प्रभारी कैप्टन अंजुबाला इस दौरान मौजूद रहे। प्रथम वर्ष की करीब 125 छात्राओं ने प्रक्रिया में भाग लिया। यहाँ पे अलवर में जो जीडी गर्ल्स कॉलेज है, ये हमारे ही एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। तो आज हम इधर एनरोलमेंट कर रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि काफ़ी एंथुजियास्टिक एस्पायरेंट्स आए हैं। अराउंड 120 to 125 एस्पायरेंट्स हैव कम एंड इनका हमने कल भी किया था, इनका फिजिकल टेस्ट किया था, हमने इनका रिटन टेस्ट लिया था, इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है एंड आज हमने इनका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया है। इसके बाद हम एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे एंड अराउंड 41 वैकेंसीज आर देयर, सो दीज वैकेंसीज विल बी फिल्ड फॉर द न्यू फर्स्ट ईयर कैडेट्स। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर अलवर जिला अस्पताल स्थित नर्सिंग कॉलेज में मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई एकेडमी की ओर से 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण की शुरुआत
एडीएम सिटी बीना महावर ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल संदीप अवस्थी और तिजारा नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य राजपाल यादव आदि मौजूद रहे। किसी ने ऐसे पकड़ा, अब क्या करते हैं, गर्ल्स जब बाल उठते हैं ना, जब खिसते हैं तो आप रोने लग जाते हो, रोते हो और मतलब आपके हाथ पे काम नहीं करते, रखते हैं और दूर दूर ऐसे करते हो जिससे आपके बाल और ज्यादा खिसते हैं। ऐसे किसी ने पकड़े और आपके बाल खींच रहे हैं और आप कोशिश करोगे छुड़वाने की तो और ज्यादा खींचेंगे। इसमें आपको काम करना है कुछ नहीं, देखो ये है ना, ये पोजीशन में रहना है, एक पैर आपका आगे की तरफ रखना है, ये हाथ जो है इसको, आपका हाथ जब किसी ने बाल पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा तो सबसे पहले उसी के हाथ जो पकड़ा है उसी के पास जाता है ना, ऐसे छुड़वाने के लिए सिर्फ यही करना है, कुछ नहीं। और इस हाथ को नीचे धीरे धीरे, आपकी गर्दन तो मूवमेंट करेगी ना, ऐसा नहीं है उसने आपकी गर्दन पकड़ी है, क्या पकड़े बाल, तो सिर्फ नीचे ये झुका है, ये देखो आज रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर नर्सिंग कॉलेज परिसर के अंदर रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट अकेडमी, जिसके संस्थापक पायल सैनी हैं, उनके द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो प्रशिक्षणरत बच्चियां हैं नर्सिंग कॉलेज की, इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी जो भी नर्सिंग महिला कार्मिक है, उनको 3 दिन के अंदर आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के संबंध में टेक्निक से सिखाई जाएंगी। आज के समय में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि निरंतर महिलाओं के संबंध में अपराध के संबंध में हम लोग निरंतर अखबारों के माध्यम से कोई ना कोई घटनाओं की खबर सुनते रहते हैं। तो आज के इस बढ़ते हुए अपराधों के परिप्रेक्ष्य के अंदर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाना बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए जो पायल सैनी की अकेडमी है उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के इनिशिएटिव के लिए आज का दिन को चयन किया। और साथ ही जो पीएफओ साहब हैं उन्होंने भी सारे 3 दिवसीय कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए जो अकेडमी को अपना सहयोग दिया, उसके लिए भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज की बच्चियाँ जो हैं वो आत्मरक्षा के प्रशिक्षण को ग्रहण करें, जिससे कि कभी भी कोई आपात स्थिति आए तो उससे निपटने में वो सक्षम है। उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में उसी के नाम की अकेडमी जो पायल सैनी चला रही है, उन्होंने आज ट्रेनिंग की शुरुआत की है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि 2 शिफ्टों में, एक दिन में 2 शिफ्ट होगी और सभी को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर जगह हिंसा, महिला हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको रोकने के लिए अपने आप को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाना की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसका प्रशिक्षण लें, इसका लाभ उठाएं और जो दूसरे मिलने वाले हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दें, प्रशिक्षण दें। यादव सभा शहर अलवर की ओर से यादव धर्मशाला में शहीद दिवस मनाया गया। पूर्व पुलिसकर्मी प्रभुदयाल यादव ने बताया कि रेजांगला क्षेत्र में भारत माता के लिए वीर सैनिकों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। उनकी शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षाविद धर्मपाल यादव, श्यामलाल यादव और नरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अहीर रेजिमेंट के गठन को लेकर उठ रही मांग पर भी चर्चा की गई। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हाल ही में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। साथ ही चोरी किया गया माल भी बरामद हुआ है। एएसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि 18 नवंबर को मोरसराय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर और प्रिंटर चोरी का मामला दर्ज किया गया था। स्कूल के सामने लगे सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो आरोपी की पहचान हो गई। चोरी के आरोपी इसी क्षेत्र के निवासी करण के अलावा यह सामान खरीदने वाले पारस सेन को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कल मोरसराय स्कूल है अपने स्कूल नंबर 4 अलवर में, उसके अंदर रात्रि को 4-5 कंप्यूटर और प्रिंटर चोरी कर लिए गए थे, जिसमें वहाँ पर स्कूल के सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। उन कैमरों की फुटेज के आधार पर हमने तलाश की, तो जिनमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जिनमें एक का नाम है करण उर्फ कन्नू, बाप का नाम सन्नी जाति बाल्मीकि, निवासी स्कीम नंबर 4 मोरसराय स्कूल के पीछे अलवर का रहने वाला है। सामान बरामद करके हाँ, इससे 4 कंप्यूटर और CPU माउस वगैरह बरामद हुए। आदतन अपराधी भी है क्या सर? ये अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इस जिनमें से एक आरोपी है जिसने खरीद दिया था इनसे चोरी का माल, एक प्रिंटर खरीदा था, उसको भी गिरफ्तार किया है। उसका नाम है पारस सेन उर्फ प्रिंस।
तो कितने आरोपी गिरफ्तार किए? 2 किए। तो 2 गिरफ्तार किए। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इनको? इनको वहां से कराया हनुमान बगीचे के पास से। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। स्वाद है निराले, ये प्योर मसाले, जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। ये प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं।
क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ। किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां विभिन्न दुकानों के आगे अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, सब्जी मंडी रोड, खाद बीज मार्केट और जाट मोहल्ले सहित खाद बीज मार्केट में दुकानों के आगे अतिक्रमण है। इसके अलावा खाद बीज के बड़े ट्रक आकर यहां खाली होते हैं और इस दौरान काफी देर तक जाम लग जाता है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की ओर से प्रबंध नहीं किए गए हैं। दुकानदारों ने नगर पालिका द्वारा बनवाए गए नालों के आगे तक अतिक्रमण कर रखा है। वहीं गांधी चौक स्थित दुकानों पर आने वाले सामान के ट्रक राजगढ़ गेट पर खड़े करने से आने जाने वालों को भारी परेशानी होती है। मालाखेड़ा में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय मेले का आयोजन बुधवार को सीएससी में होगा। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रोगियों की सूची बनाई गई है। सीएससी में इन सभी को दवाइयां दी जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की मालाखेड़ा शाखा में नेत्र रोगी बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने आयोजन की जानकारी दी। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में 2 दिन से आसमान में छाए बादल और कोहरे के चलते प्याज उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोहरे के चलते लाल प्याज की गुणवत्ता और इसके रंग पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में किसान परिवार लगातार खेतों में प्याज निकालकर प्लास्टिक के बैग में भर रहे हैं। हालांकि धूप में कमी आने के कारण प्याज को सूखने में समय लग रहा है। मार्गशीर्ष चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी का व्रत और पर्व मनाया गया। इस मौके पर हवन यज्ञ एवं पूजन संपन्न हुआ। आचार्य अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि सनातन धर्म में विभिन्न अवसरों पर श्रद्धालु व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं। इसी क्रम में मंगलवार को संकष्ट चतुर्थी मनाई गई। साथ ही सुख समृद्धि और भाईचारे एवं प्रेम की कामना करते हुए मंदिरों और घरों में हवन पूजन हुआ। साथ ही पूर्णाहुति देकर भगवान की महाआरती की गई। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत ग्राम बल्लाना स्थित सीनियर स्कूल के विद्यार्थियों ने शपथ ग्रहण की। साथ ही अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस दिशा में शिक्षा और चिकित्सा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र ने आयोजन की जानकारी दी। अकबरपुर उमरैंड भाजपा मंडल की ओर से संगठन पर्व मनाया गया। मंगलवार को अकबरपुर कस्बे में स्थित बावड़ी पर कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी को मजबूत बनाने और सदस्य जोड़ने पर जोर दिया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयराम जाटव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और महेश पटेल ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य और 50 प्राथमिक सदस्य बनाए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर उमरैंड मंडल की बैठक अकबरपुर में आयोजित हुई। इसमें संगठन पर्व की एक बैठक थी। इसमें पार्टी के सदस्यता अभियान और आगे पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव होंगे उन संबंधित इस मीटिंग में चर्चा हुई है। और पार्टी के जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसको और गति देके जो लक्ष्य राज्य की तरफ से दिया गया है उसको पूरा करने के ऊपर जोर दिया। उमरैंड मंडल की बैठक में आज हमारे बीच में पूरे मंडल की कार्य समिति और जो अपेक्षित लोग थे वो सारे लोग बैठक में थे। बैठक क्या, ये कार्यशाला है।
इस कार्यशाला में हमारे जो प्रभारी लगाए थे प्रदीप जी और हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जयराम जाटव जी मीटिंग में मौजूद थे। मैं भी आ गया था मीटिंग में। इस मीटिंग में का हमारा कार्यशाला का अर्थ यही है कि भाई कार्यशाला करके जो आगे आगामी जो हमारी रणनीति है उनको तय करना है। और जैसा कि हमने अभी बता करके आए कि भाई प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य और 50 प्राथमिक सदस्य बनाने ज़रूरी है, जिससे बूथ समितियों का गठन होगा। बूथ समितियों का गठन होने के बाद मंडल का गठन होगा। जो हमारे चुनाव होंगे वो निर्विरोध और सर्वसम्मति से होंगे। उमरैन शिक्षा विभाग द्वारा इस ब्लॉक के विद्यालयों के लिए अध्यापक और विद्यार्थी डायरी का वितरण किया जा रहा है। विद्यालय प्रभारियों को यह दैनंदिनी सौंपी गई। अकबरपुर प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी को डायरी प्रदान की जाएगी। इसमें उसके प्रतिदिन के अध्ययन का ब्यौरा रहेगा। आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उमरैन से ब्लॉक उमरैन के समस्त विद्यालयों हेतु छात्र दैनंदिनी एवं शिक्षक दैनंदिनी का वितरण किया गया। पीओ क्षेत्र में स्थित विद्यालयों को ही इसका वितरण किया गया। इसमें समस्त पीओ क्षेत्र के कुल योग विद्यार्थी एवं उनके शिक्षकों की संख्या लेकर के सामग्री वितरित की गई, जिसमें विद्यार्थी के प्रतिदिन के दैनिक अध्ययन अध्यापन का ब्यौरा अंकित रहेगा। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम बदलने के साथ ही प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कृषक रमेश पटेल ने बताया कि इन दिनों हरियाणा दिल्ली की तरफ से आ रहा कोहरा प्रदूषण की वजह से है। ऐसे में फसल के पत्तों पर परत छा रही है और इस कारण पौधे ढंग से पोषण नहीं ले पाते हैं। हालांकि हल्की बरसात होने की स्थिति में प्रदूषण का स्तर गिर जाएगा, जो फसल के लिए लाभदायक होगा। प्रदूषण का एक कोहरा सा छा गया, जो फसल पे बहुत पूरी तरह शाम के टाइम से ऐसा हो गया जैसे सर्दी के मौसम में कोहरा छा जाता है। ये सिर्फ वैसा कोहरा नहीं था जो सिर्फ दिल्ली और इस साइड हरियाणा साइड से जो आ रहा है प्रदूषण का कोहरा था। एक ऐसी परत सी छा गई जिससे आम जो बीमार व्यक्ति हैं या कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको या अस्थमैटिक हैं, उनको सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। तो एक मौसम बहुत ही विपरीत जहरीला सा मौसम हो गया, जो फसल के लिए, किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से फसल के लिए बहुत हानिकारक है। इसकी परत जो फसल के पत्तों के चिपक जाती है तो उसको भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं और उनको बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो ऐसा मौसम हो रहा है, इसमें अगर बरसात हो जाती है, हल्की हल्की भी अगर बरसात हो जाती है, तो ये जो प्रदूषण है ये प्रदूषण का स्तर गिर जाएगा और मौसम साफ हो जाएगा, जो फसल के लिए लाभकारी रहेगा। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में किसान रबी की फसल बुआई में जुटे हुए हैं। प्याज की खेती करने के बाद अब गेहूं की फसल उगाई जाएगी। इसका सही समय नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है। बुआई का यह सिलसिला महीने भर चलता है। उधर कृषि विशेषज्ञ रमेश पटेल ने सलाह दी है कि किसान पलेवा करके ही बुआई करें। इसके अलावा अच्छे बीज का चयन और बीज उपचार भी जरूरी है। गेहूं की बुआई का जो प्रॉपर समय 10 नवंबर से 15 नवंबर से तक तकरीबन जो चालू हो जाता है, जो 30 नवंबर तक इसकी जो उचित समय है, जो अगेती या मध्यम जिसको बुआई बोलते हैं, वो 30 नवंबर तक किसान भाइयों को कर लेनी चाहिए। ऐसे में जो किसान भाई गेहूं की जो फसल की बुआई करें वो हमेशा पलेवा करके करें। हल्की नमी भी अगर खेत में हो तो भी पलेवा करके करें, जिससे पलेवा करने से क्या होता है कि गेहूं का अंकुरण अच्छा होता है और आगे जैसे 20-21 दिन बाद अपन सिंचाई करते हैं तब तक वो गेहूं सूख के निकलता नहीं है और बढ़िया रहता है। तो इस समय जो किसान भाई जो अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं, जो बाजरा ज्वार खाली जो खेत थे, उनमें किसान भाई अतिशीघ्र समय रहते 30 नवंबर तक बुआई कर लें और जो उन्नत जो किस्म है जो इस समय इस क्षेत्र में जो बोए जाने वाले उनका चयन करके और बीजोपचार करके किसान भाई बुआई करें। साथ में जैसे ही अपने यहाँ लाल प्याज की खेती हो रही, तो प्याज देरी से होने की वजह से पूरे दिसंबर तक गेहूं की बुआई होगी, तो उसमें किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो बीज की मात्रा बढ़ा के रखें जैसे बुआई करें उस समय, और देरी से बोई जाने वाली जो बीज की किस्म है गेहूँ की, उनका चयन करें जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिल सके। खैरतल में मातौर रोड से यूको बैंक के पास कार की टक्कर से बाइक सवार जख्मी हो गया। पीड़ित अशोक कुमार ग्राम नांगल मोरिया का रहने वाला है। वहीं कार चालक ने घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया।
उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर टूटे हुए हैं, ऐसे में वाहन तेज स्पीड से निकलते हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खैरतल की पुरानी अनाज मंडी स्थित जयनारायण पार्क में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार भी यहां पहुंचे। समाजसेवी जयनारायण खंडेलवाल की स्मृति में आयोजन हुआ। इस दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया। खैरतल की नई अनाज मंडी में लग रही अस्थायी प्याज मंडी में रोजाना भारी आवक हो रही है। यहां मंगलवार को 70,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी धर्मदास ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्याज आसपास के क्षेत्र से आ रहा है। उधर व्यापारी निकेश यादव के अनुसार मंगलवार को प्याज के थोक भाव 30 रुपए से लेकर 38 रुपए प्रति किलो रहे। उधर किसान हबीब खान का कहना था कि भाव में भारी गिरावट होने से नुकसान हो रहा है। अब खबर कठूमर से, जहां पंचायत समिति के सभागार में त्रैमासिक कार्यशाला, सेमिनार और विधिक जागरूकता शिविर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं एडीजे सरिता धाकड़ रहीं, जबकि एसीजेएम युधिष्ठिर मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवी गोविल और तालुका विधिक सेवा समिति सचिव धीरज सिंह सहित मुकेश पाराशर मौजूद रहे। विधिक जागरूकता शिविर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम, घरेलू हिंसा अधिनियम, साइबर क्राइम और बाल विवाह निषेध आदि की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर पीएलवी योगेश चौहान, बलराम मीणा, संजी कुमारी, सुमन, विश्वेंद्र सिंह और तालेश्वर प्रसाद सहित पैनल अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। उसको लेंगे, कार्यवाही करेंगे उस एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन देने वाला कोई भी हो सकता है, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, बच्चा हो सकता है। कोई बच्चा भी पीड़ित है, कोई काम से पीड़ित है, किसी बच्चों का भी शोषण होता है, छोटे बच्चों का, बाल मजदूरी से पीड़ित होते हैं, ऐसा भी होता है। अपने पिता से पीड़ित होते हैं, लेकिन पिता शराबी है, बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, डरते हैं। महिला भी डरती है बेचारी, करें क्या। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्र और प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर से होने के बावजूद एनसीआर क्षेत्र में हालात खराब हो रहे हैं। साथ ही अस्थमा एवं आंखों के रोगी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलवर से भी ज्यादा चिंताजनक हालत भिवाड़ी की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बढ़ते प्रदूषण के पीछे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत को भी कारण बताया। सर, प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अलवर एनसीआर क्षेत्र में लगा हुआ है। अलवर शहर और भिवाड़ी और आसपास के कस्बों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, अस्थमा की शिकायत होने लगी है। और दोनों मंत्री अलवर से हैं, केंद्र के और राज्य के, उसके बावजूद स्थिति गंभीर है। आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? अब जिले की, शहर की सारी स्थिति आपके सामने है पुष्पेंद्र जी। अब इसमें राज्य से और मंत्री से कोई मतलब नहीं है। मेरा तो आपको चैनल के माध्यम से दोनों माननीय मंत्री भूपेंद्र जी और संजय शर्मा जी से एक विनम्र आग्रह है कि जब जनता ने उनको राज में साझा दिया है और वो संजय जी प्रदेश में पर्यावरण के मंत्री हैं और भूपेंद्र जी केंद्र में पर्यावरण के मंत्री हैं, तो दोनों को अलवर की हालात पर रहम खा करके और थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। देखिए, अधिकारी है ना, ये राज के साथ चलते हैं। कांग्रेस राज था, सारे अधिकारी हमारे लोगों की हाजिरी में रहते थे। आज बीजेपी का राज है, सब लोग इनकी हाजिरी में है। ये किसी के सगे नहीं होते। इसलिए अधिकारियों को थोड़ा टाइट करें और जिन चीज़ों से पॉल्यूशन फैल रहा है उन पर सख्ती से कंट्रोल करवाए। और कल शाम से तो ये हालात अलवर शहर की हैं कि सांस लेना दूभर हो रहा है, फॉग सा हो रहा है, सब जगह पॉल्यूशन, धूल भरी हवा से चल रही है। और वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को थोड़ी सी भी अस्थमा की कोई तकलीफ है, उनका तो घर से निकलना बेचारों को दूभर हो रहा है। मेरा तो दोनों माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि अलवर जिले और अलवर शहर में कम से कम पर्यावरण को स्वच्छ रखें और उससे हमारे कहीं सहयोग की उनको आवश्यकता हो तो हम उनके साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल रहें, अधिकारियों को थोड़ा टाइट करें। सर, अवैध खनन नहीं रुक रहा है, जो रोडी मिक्सी की मशीनें हैं, प्लांट है, वो चल रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।
चिमनियाँ भी लगातार धुआं निकाल रही हैं, MIA में भी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ज़बरदस्त हो रहा है। तो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और मंत्री सुस्त है, तो परिणामी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, जनता पस्त है। तो अब लगता है कि सख्ताई करने की जरूरत है। आप सब बिल्कुल, जब तक आप सख्ती नहीं करोगे, देखिए भयबिन हो न प्रीत, आपको इन अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के जो है उच्च अधिकारी है उनको टाइट करना पड़ेगा। अब इनका मुझे कहना नहीं चाहिए, सब लोगों का इनका आपस में, अधिकारियों का फैक्ट्रियों से, क्रैशरों से, ईंट भट्टों से, सबसे इन लोगों की मंथली आती है। ये उनको क्यों टाइट करेंगे? इनके लिए जनता जाए बाहर में। तो मेरा तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से भी निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो पैसे के लिए जनता के जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नीमराणा जापानी जोन में भिड़े छात्र और एक की गई जान, रेफरल यूनिवर्सिटी में हुई घटना। देवली के निर्दलीय नरेश मीणा के थप्पड़ की अलवर में जारी है गूंज, रिहाई की मांग को लेकर मीणा समाज ने सौंपा ज्ञापन। अलवर प्याज मंडी में किसानों के लिए सुविधाओं का बना टोटा, बम्पर आवक के चलते लग रहा है जमावड़ा। और ईटराना कैंपस के टॉयलेट में 9 माह का मृत नवजात शिशु मिलने से फैली सनसनी, MIA पुलिस ने शुरू की जांच। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।